सबसे पहले बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट साइन हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले की मौजूदगी में एफटीए पर मुहर लगी है। इसके साथ ही भारत के लिए न्यूजीलैंड का बाजार पूरी तरह से खुल गया है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर अब जीरो ड्यूटी लगेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस एफटीए को भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में नया अध्याय बताया। This FTA is far more than an agreement on tariffs and rules of origin. It is a comprehensive framework spanning market access, productivity, investment and mobility, designed to benefit manufacturing, farmers, artisans, MSMEs, women entrepreneurs, students and skilled professionals across both nations. चलिए, अब हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो ये एफटीए हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, किस तरह से भारत को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, जो ये ऐतिहासिक करार साइन हुआ है न्यूजीलैंड और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, इससे सबसे बड़ा फायदा जो देश के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, खासतौर से अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, तमाम जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड के रूप में उन्हें एक बड़ा बाजार मिलेगा जो अभी तक वहां पे अनएक्सेसिबल था। और खासतौर से सबसे बड़ी बात इस फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट की यही है कि जिस दिन से ये लागू होगा उस दिन से 100% पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सेस होगा, और वो भी पूरी तरह से जीरो ड्यूटी पर। यानी कि न्यूजीलैंड में जो भी सामान भारत से इंपोर्ट होगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा। खासतौर से अगर हम बात करें तो ये एक सबसे बड़ा पहलू है ही है। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि न्यूजीलैंड भारत में अगले कुछ सालों में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। खासतौर से अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो सकता है। इसके अलावा कई सारे आईटी, एजुकेशन, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी न्यूजीलैंड ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक तरह से न्यूजीलैंड से $20 बिलियन का एक तरह से कमिटमेंट कहा गया है इस डील के साथ साथ, और भारत में इसके बड़े फायदे होंगे। और तीसरी बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा जो फायदा जो सर्विस सेक्टर है भारत के, उसको भी मिलने वाला है, क्योंकि 5000 वीजा स्टूडेंट्स को वहां पर न्यूजीलैंड में मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन है, हमारा दूसरे जो सर्विसेज सेक्टर है, आईटी सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, उसको इसका फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा एक और फाइनेंशियल जो फिनटेक सेक्टर्स है उसके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है वहाँ, क्योंकि वहां पर जिस तरह से वहां पर जो फिनटेक सिस्टम्स हैं, वहां के स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए भी बड़ा मौका खुलेगा। तो हमारे इंडिया के सर्विस सेक्टर के लिए भी बड़ा मौका खुलेगा। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए बिग नो है भारत की तरफ से। इस जो ट्रेड एग्रीमेंट में हस्ताक्षर हुए हैं, भारत में किसी भी तरह का कोई भी एग्री प्रोडक्ट न्यूजीलैंड से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि जो टेक्नोलॉजी है, कि न्यूजीलैंड देखा जाए तो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी जरूर आएगी, और ये जो डील है इस साल के एंड तक लागू होने की उम्मीद की जा रही है। ऑल राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, और आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत भले ही ना हो रही हो, लेकिन दोनों देश अब बैक चैनल डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं। ईरान ने जंग खत्म करने के लिए नई रेड लाइंस वाला प्रस्ताव दिया, तो वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान जब चाहे संपर्क कर सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे रूस पहुंच गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर पूरा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, ईरान और अमेरिका सीधी बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग देशों के जरिए जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो बढ़ गई है। ईरान ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें एक फ्रेमवर्क है युद्ध को खत्म होने का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, और उसमें इन्होंने साफ कहा है कि ये संभव है अगर अमेरिका कुछ शर्तों को मान ले, जिसमें से एक शर्त है कि यूएस का जो नेवल ब्लॉकेट है
उसे खत्म किया जाए सबसे पहले, और दूसरा कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत है उसे फिलहाल टाल दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अलग से बातचीत बाद में की जा सकती है। इसी बीच जो ईरान के एफएम है वो रूस की यात्रा पे है, सेंट पीटर्सबर्ग में है, और व्लादिमीर पुतिन से उनकी एक अहम मुलाकात हो सकती है जिसमें युद्ध को लेकर, क्षेत्रीय तनाव को लेकर खासतौर पर बातचीत हो सकती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने उस फैसले का बचाव किया है जिसमें उन्होंने जो दूत उनके जाने वाले थे पाकिस्तान बातचीत करने के लिए, जिन्होंने उस यात्रा को रोक दिया था, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत समय बर्बाद हो रहा था और ईरान के पास अभी भी मौका है, अगर वो चाहे, ईरानी के नेता चाहे तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये भी एक तरह का इंडिकेशन दिया कि बहुत जल्दी जो युद्ध है वो खत्म होने के आसार भी बन सकते हैं। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील के बारे में। सन फार्मा ने अमेरिका की कंपनी ऑर्गेनन को $11.75 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का ऐलान किया है। सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति गानोरकर ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, इस डील से कंपनी की बायोसिमिलर प्रोडक्ट में पकड़ मजबूत होगी। साथ ही मर्जर के बाद कंबाइंड साइज $12 बिलियन का हो जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा सके ये डील कितनी बड़ी है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, और कौन से नए ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे कंपनी फोरे करेगा इस एक्विजिशन के बाद। धन्यवाद नूपुर। सन फार्मा एंड ऑर्गेनॉन ये दो बिजनेसेस मर्ज होने जा रहे हैं, तो साइज उसका होगा $12 बिलियन। सन का प्रेजेंस हमारा 100 कंट्रीज में है, 100 देशों में हम आज हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं, एंड ऑर्गेनॉन 140 देशों में उनके प्रोडक्ट बेचता है। उसमें से 10 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर हम लोग आज प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। उसमें से वन इम्पॉर्टेंट कंट्री और बड़ा मार्केट है चाइना, जहां पर आज हम लोग नहीं हैं। और ऑर्गेनॉन का चाइना में काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक $800 मिलियन। सो लाइक दैट उनका 10 कंट्रीज ऐसा है जहाँ पर उनका ही प्रेजेंस है, सन का नहीं है। सो कंबाइंड बिजनेस में जब दोनों साथ में आ जाता है तो हम हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में बेच सकते हैं। सो दिस इज लाइक सेलिंग सन्स एज वेल एज ऑर्गेनॉन प्रोडक्ट टुगेदर। उसके अलावा दोनों कंपनी का कंबाइंड EBITDA इस 30% के आसपास रहेगा। हमारा 29-30% है, उनका भी 30% है, तो वो रहेगा। दोनों कंपनी का पोर्टफोलियो मर्ज होगा। जैसे आपको दर्शकों को बताने के लिए, ऑर्गेनॉन का पोर्टफोलियो विमेंस हेल्थ में है, वो उनका एक बड़ा पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट उनका 30% जो सेल्स आता है वो वुमेंस हेल्थ पोर्टफोलियो से आता है। दूसरा उनका आता है एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स लाइक एस्टैब्लिश ब्रांड, जो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो गए, जिनके कई पहले पेटेंट थे बट आज नहीं है, बट वो ब्रांड आज भी बिकते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड इक्विटी है एंड पेशेंट्स और डॉक्टर्स आज भी वो ब्रांड लिखते हैं। तो वो बिजनेस एक 51% है। और थर्ड उनका बिजनेस है बायोसिमिलर्स। सो कोई भी बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट जब भी उसका ऑफ पेटेंट होता है तो कोई भी कंपनी उसका बायोसिमिलर उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, तो वो है। सो ये 3 बिजनेसेस ऑर्गेनॉन के है, एंड सन के इसमें से इनोवेटिव बिजनेस सन का है। देन हमारा ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, जैसा इनका एस्टेब्लिश प्रोडक्ट बिजनेस है ऑर्गेनॉन का, वैसा सन का ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, एंड जेनरिक बिजनेस है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल करते हैं। सो वैसे देखा जाए तो दोनों बिजनेसेस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, और दोनों में ओवरलैप काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट कोई भी ओवरलैप नहीं है। चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी की अच्छी बढ़त भी दिखी और साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जमकर खरीदारी हुई। कैसा रहा बाजार में हाल, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। सारे इंडाइसेस मेजॉरिटी हम बात करेंगे तो शानदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। मिड कैप और स्मॉल कैप का तो आज के सत्र में एक जलवा ही अलग था। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 40 शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम दिखाते हुए बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर वाइज अगर हम देखें किस तरीके का मोमेंटम रहा है तो देखिए सारे ही इंडाइसेस आज के सत्र में हरे निशान के साथ बंद हुए हैं।
आईटी में शानदार तेजी देखने को मिली है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए, यहाँ पे भी अच्छे खासे जो मोमेंटम है, करीबन 3% की तेजी यहाँ पे आई है। ऑटो में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स, हर जगह तेजी का जो रुख था आज बाजार में हमें कायम होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देख लेते हैं, देखते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर। सन फार्मास्यूटिकल, यहां पे जो डील का ऐलान हुआ है उसके बाद जबरदस्त तेजी हमें आती हुई दिखाई दी है। जियो फाइनेंशियल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में विप्रो में भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। मेजॉरिटी ऑफ गिरावट न्यूज इनफ्लो के चलते आई है। इसके अलावा आईटी स्पेस में एक जो दमखम है आज काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। एल&टी टेक, कोफॉर्ज, एम्फेसिस, विप्रो, सारे ही स्टॉक्स एक अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए हैं। और फार्मा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन फार्मास्यूटिकल डील के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। माना यह जा रहा है कि अगर डील हो जाती है कंप्लीट तो पूरे ही स्पेस में सबसे बड़ी डील होगी अब तक की। यहां से काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हमें होती हुई दिखाई दे सकती है ग्लैंड फार्मा, और इसके चलते पूरे ही स्पेस में जो तेजी का सत्र है आज बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा काफी और स्टॉक्स भी थे फार्मा स्पेस में जो खबरों में बने हुए थे, और जिसके बाद पूरे ही आज मार्केट में हम देखें तो मोमेंटम काफी ज्यादा बुल साइड में था। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर आज से थमने जा रहा है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दाव चला, वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे, जिससे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मुकाबला और भी कांटे का हो गया है। बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले ही चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रख दी है और अब दूसरे चरण में भी बंगाल वोटर बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल रोड शो के जरिए कोलकाता की जनता को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की और यह दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अर्धसैनिक बल की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार मैदान में हैं और हम यहां पर इनसे बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। सर, जिस तरीके से आज ममता दीदी का आज सुबह ट्वीट आया है, मां ममता और मानुष की अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ने का आह्वान किया है। चलिए, वो कर ही सकती है, उनकी अपील है, मगर पूरे बंगाल की जनता को मालूम है मां माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया, ना मानुष का किया। आज अंतिम दिन है अमित जी, कल बहुत भारी तादाद में हिंसा हुई है और एनआईए भाटपारा क्या हुआ हिंसा में? कितने लोगों को लगा है? यहाँ कितने लोग हिंसा घायल हुए हैं? उसमें वो अफवाहें फैला रहे हो भाई। ये बंगाल का अब तक का सबसे शांत चुनाव है, अफवाहें मत फैलाइए। मीडिया का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्रूड बॉम्ब मिला है, एनआईए ने उसमें जांच के वो फटने से पहले पकड़ लिया गया। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे।
इस बीच ममता बनर्जी ने भी जनता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर ईवीएम के प्रोटेक्शन के लिए पूरी घेराबंदी की जाएगी। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर। अगर जरूरत हो तो खाना वोट का दिन और वोट का दिन से 2 दिन इलेक्शन का काउंटिंग है, माँ बहन लोग खाना नहीं बनाएगा, वो उधार में रहेगा और वोट को प्रोटेक्शन करेंगे। तो आवाज अड्डा में आज हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। बंगाल फाइनल राउंड जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। करते हैं गर्मी के प्रकोप की। अप्रैल में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। दुनिया के 100 में से 98 गर्म शहर भारत में हैं। तो कैसा रहेगा गर्मी का प्रकोप, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए, सब देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। क्या देखिए, अभी अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो पूरा एरिया अगर ये फिगर से देखेंगे, जहां आप हीट वेव का सिंबल देख सकते हैं, पूरा एरिया हीट वेव की ग्रिप में है। और स्पेसिफिकली अगर आप सौराष्ट्र कच्छ की बात करें या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों की बात करें, वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं 45 से ज़्यादा हैं। इवन विदर्भा में जो टेम्परेचर्स हैं वो 46 से भी ज़्यादा है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो ये जो टेम्परेचर्स हैं मेजरली आज ही ऐसे रहने वाले हैं, कल से स्लोली ये इम्प्रूव हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से ही प्रभाव कर रहा है, जिसका प्रभाव हिमालय रीजन से आज से स्टार्ट हो जाएगा और प्लेन्स में कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है कि कल से हम जो हीट वेव कंडीशंस है ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेट हो जाएगा और सेंट्रल इंडिया में एक दिन और रहेगा, उसके बाद वेट हो जाएगा। सर, अगर मैं महाराष्ट्र और ये सारे कोंकण रीजन की बात करूं तो यहाँ पर क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, गुजरात के लिए भी आज हमारा ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 45 प्लस है, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट रहता है। कल से जहाँ भी इम्प्रूव हो जाएगा। और वेस्ट कोस्ट में आप जहाँ सिंबल देख रहे हैं, ये हीट वेव टाइप का सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा हॉट एंड ह्यूमिड का सिंबल है। मीन जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है सामान्य से ज़्यादा है, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 दिन खैर वो रहेंगे ही। इसके साथ तमिलनाडु में भी वो रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां आप ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं, उसके साथ ही वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम जहां थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हवाओं की गति है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और कहीं ना कहीं हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी रह सकती है। इसके साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सब हिमालयन वेस्ट में हैवी रेनफॉल। रात भी काफी गर्म रह रही है, तापमान 5 डिग्री ऊपर ही चल रहा है, तो उसका फिनोमेनन भी अभी रहेगा ये वाला? नहीं, अभी कल से स्लोली सारा कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 24 घंटे के अंदर देख सकते हैं। हाँ जी, कल से इसका प्रभाव रहेगा। और जो हीट वेव कंडीशन है, इसके बाद कल के बाद हम आने वाले 5 से 6 दिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट में। साथ ही भीषण गर्मी की वजह से अप्रैल के महीने में ही बिजली का पीक लोड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 अप्रैल को देश में बिजली का पीक लोड 252.07 गीगावाट रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मई और जून के महीने में गर्मी और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि मई और जून में बिजली की मांग बढ़ेगी ही। और साथ ही आपको बता दें, इस साल पीक डिमांड का जो अनुमान है सरकार की तरफ से 270 गीगावाट का लगाया गया है। साथ ही सरकार के स्तर पर पावर मैनेजमेंट के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। थर्मल प्लांट्स का मेंटेनेंस टाला जा रहा है, जिससे कि 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीक आवर्स में गैस प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाने की तैयारी है। साथ ही कोयले की सप्लाई को मजबूत करने और ग्रिड की लगातार निगरानी के आदेश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं।
अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एंथ्रोपिक के नए एआई एजेंट मिथोस ने दुनिया भर की सरकारों को चिंता में डाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बैंकों के साथ बैठक कर साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो क्या है मिथोस से खतरा, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा। मिथोस एआई खतरे में खाता, शाम 5:57 पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।